ओके, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आई होप कि आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। गाइस, इस वीडियो में मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इस चैप्टर को रिवाइज करने वाला हूँ। इसके बाद भी दो वीडियो आएंगे जिसके अंदर हम केटीजी की रिवीजन करेंगे। बट आपको पता है कि जिस पैटर्न से, जिस तरीके से मैंने प्रीवियस कुछ चैप्टर्स रिवाइज किए, उसमें हम क्वेश्चन आंसर टाइप में रिवीजन कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की थी उसके हिसाब से। बट ये ध्यान में आया कि भाई उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली लेने से थोड़ी सी दिक्कतें आती है बच्चों, क्योंकि उसमें रैंडम टॉपिक हम पढ़ते हैं, रैंडमली कोई भी किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन बीच में आ जाता है, तो रिवीजन ठीक से नहीं होती। हालांकि मैंने पहले ही बोला था कि आप जिस भी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो मेरे लेक्चर में से, तो आप पहले उसकी नोट्स के थ्रू एक बार जाइए। उसके अलावा भी जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है उनके लिए अब हमने ऐसा किया है कि जो चैप्टर की रिवीजन हम करना चाहते हैं, उस चैप्टर का पहले एक शॉर्ट रिव्यू मैं आपको दे दूं, है ना। एक 15-20 मिनट में उस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा था, कैसे कैसे पढ़ा था, कौन सी चीजें उस चैप्टर में इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें आपको पहले बताई जाए। एंड देन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक के थ्रू मतलब जाएंगे रिवाइज करते हुए। ठीक है, तो चलिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हुई थी, क्या क्या टॉपिक्स आपने पढ़े थे, उनको मैं आपको पहले आपको दिखाता हूँ। आपके स्क्रीन पे आप देखिए। इस चैप्टर को स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, केटीजी एंड दूसरा इज व्हाट, रेडिएशन। ठीक है, तो केटीजी और बेसिकली ये गैसेस के बारे में जो स्टडी है, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहली चीज आपने देखा, बिहेवियर ऑफ गैस। देख पा रहे हो आप यहाँ पे? ठीक है, दिस इज व्हाट बिहेवियर ऑफ गैस, मतलब गैस किस तरीके से बिहेव करता है। आपको याद होगा, आपने कंटेनर के अंदर या कोई भी गैस जो होता है, गैस लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है, दैट मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, और उस मॉलिक्यूल के बहुत सारे अजम्पशंस आपने अज्यूम किए थे। ओके, और गैस की जो कुछ प्रॉपर्टी होती है स्पेशल, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इन मॉलिक्यूल के रैंडम मोशन की वजह से ही होती है, ये भी हमने देखा था। तो गैस किस तरीके से बिहेव करता है, ये पहला टॉपिक आपने पढ़ा था। देन आइडियल गैस, रियल गैस क्या होता है, ठीक है। देन मीन फ्री पाथ, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, है ना। एक कंटेनर के अंदर तुमने आइडियल गैस को एनक्लोज किया था, और उस आइडियल गैस की मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होने की वजह से वो मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस कंटेनर के वॉल के ऊपर। इसका एक बड़ा लंबा एक्सप्रेशन आपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा था, याद होगा, दैट P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर, वेयर सी इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। याद आया? तो एक टॉपिक आरएमएस स्पीड, ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एंड मेयर्स रिलेशन, दैट सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर वाला जो रिलेशन है, ये कुछ आपने काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा था। एंड रेडिएशन में कुछ थर्मोडायनामिक्स के रूल्स, लॉज आपने यहाँ पे पढ़े। शुरू में आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, इसको पढ़ा आपने। देन परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी का याद है कुछ? यस, इमिसिव पावर, ठीक है, ईबी, इसको हम बोलेंगे Q/80, कितना अमाउंट ऑफ हीट बॉडी रेडिएट कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको इमिसिव पावर बोलते हैं बॉडी की। इसके साथ साथ हमने कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन भी पढ़ा था, स्मॉल ई, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, किरचॉफ लॉ, देन स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, और एक स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमने पढ़ा था। एक ग्राफ आपको याद होगा। थ्योरी के टाइम पे मैंने आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी स्टडी किया था, बट उसको आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है वही आप प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर बिहेवियर ऑफ गैस के कुछ पॉइंट दिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये कंप्लीट नहीं है, बस मैंने आपको बस एक हल्का सा याद आपको दिलाओ कि ऐसी कुछ चीज देखी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, कंप्लीट पॉइंट्स नहीं डाले हैं मैंने, है ना। तो आप जनरली जब भी केटीजी की पढ़ाई शुरू करते हो तो वी ऑल नो दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एनी सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, बिकॉज ऑफ दैट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ सॉलिड एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। इन लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड हैव देयर डेफिनेट शेप बट वो डेफिनेट वॉल्यूम, बट दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर एडेड। जिसमें भी आप लिक्विड को डालोगे तो उनका शेप ले लेते हैं। एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स आर कंपेरेटिवली, सॉलिड के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो उनके बीच में का डिस्टेंस ज्यादा होता है, दैट मीन्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर लेस इन सॉलिड। And what happens in case of gases? Gases के केस में gases doesn't have definite volume, क्योंकि उनको हम compress कर सकते हैं, expand कर सकते हैं, ठीक है। And the distance between any two molecules are very large. That means अगर distance large है तो intermolecular forces are very less in case of the gases. Got it?
तो फिर गैसेस की जो मॉलिक्यूल है, ये एक अजम्पशन की गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, एंड ड्यूरिंग दैट रैंडम मोशन दे कोलाइड विथ ईच अदर एज वेल एज द वॉल ऑफ कंटेनर, एंड द प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो वो बन जाती है, वहां पे मिल जाती है आपको। ठीक है, अजम्पशन में कुछ चीजें, जैसे गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको गैस मॉलिक्यूल कहते हैं। सेम गैस के मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं, दे आर इन रैंडम मोशन, वो मॉलिक्यूल्स रिजिड होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, उनकी कोलिजन भी परफेक्टली इलास्टिक होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो भी होगी उस पर डिपेंड करता है इस गैस का टेम्परेचर क्या होगा। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज से। ओके, द टाइम टेकन टू द कोलिजन, टाइम रिक्वायर्ड टू द कोलिजन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द टाइम रिक्वायर्ड द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो ब्ला ब्ला चीजें हैं, ठीक है। जो टाइम कोलिजन के लिए लगता है वो बहुत कम होता है, एक कोलिजन के लगने वाला टाइम उस टाइम के कंपैरिजन में जो टाइम दो कोलिजन के बीच में का होता है, राइट। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये लाजमी सी बात है, बिल्कुल ठीक है। याद आया कुछ आपको? ऐसे कुछ अजम्पशन देखे थे। एंड जो बच्चे इस थ्योरी को देखना चाहते हो, मैंने फिजिक्स सोसाइटी टेलीग्राम चैनल पे ये वीडियो आने से पहले एक नोट्स डाल दी है जो बोर्ड एग्जाम के लिए आप रेफर कर सकते हो। आप उसमें के थ्रू चाहिए, आपको क्वेश्चंस आंसर वहां पे भी मिल जाएंगे। उस नोट्स में से आपको आपके क्वेश्चन बैंक में भी सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो इसके बाद वाला जो वीडियो है मेरा केटीजीएन रेडिएशन के ऊपर, उसमें मैंने हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दे दिया है, वो आप जरूर देखिएगा। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जो फिजिक्स सोसाइटी टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं यारो। आइडियल गैस, रियल गैस। यार आइडियल गैस इज अ हाइपोथेटिकल टर्म, मतलब कि ऐसा कोई गैस नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आइडियल गैस बेसिकली वो गैस है जो PV इज इक्वल टू nRT इस इक्वेशन को फॉलो करता है सभी प्रेशर और सभी टेम्परेचर पे। प्रेशर की कुछ भी वैल्यू, टेम्परेचर की कुछ वैल्यू, ऐसा ओबे करता है। बट ऐसा गैस कोई होता ही नहीं, ठीक है। एंड रियल गैसेस वो गैसेस होते हैं कि वो सभी टेम्परेचर, सभी प्रेशर्स पे PV इज इक्वल टू nRT को ओबे नहीं करते। वो कुछ ही प्रेशर, कुछ ही टेम्परेचर, यानी कि जब आप बात करेंगे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर की, तब ये PV इज इक्वल टू nRT को ओबे करते हैं। उन गैसेस को हम रियल गैस कहते हैं, ठीक है। तो रियल गैसेस आर the gases which behaves like ideal gas when the temperature of the gas is high and the pressure is low, right? तो यस, यही है आइडियल गैस, रियल गैस, ये आपने पढ़ा था। हाँ, डिटेल में आएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन, डिटेल में भी रिवाइज करने वाला है, ऐसा नहीं है, बस एक फास्ट ट्रैक रिव्यू है। देन चैप्टर में आप गैस से रिलेटेड कुछ लॉज को पढ़ते हो, जिसमें बॉयल्स लॉ आता है, चार्ज लॉ आता है, गेस-लुसाक लॉ आता है, राइट। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है P is inversely proportional to V या V is inversely proportional to P, that is PV is equals to constant, ये आपका बॉयल्स लॉ है। ये आपका वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या V by T is equals to constant, ये आपका चार्ज लॉ है। रिस्पेक्ट टू ये यहाँ पे गेल-लुसाक लॉ है, राइट। ये बॉयल्स लॉ, अगर इसमें प्रेशर और वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर है तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, और प्रेशर और टेम्परेचर है तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। इन तीनों लॉ को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक इक्वेशन डिराइव किया था, दैट इज व्हाट, वो है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। PV is equals to nRT। इसमें P प्रेशर पे स्टैंड करता है, V वॉल्यूम, एंड इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स से कुछ याद है आपको? एवोगाड्रो नंबर, यस, बढ़िया। एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इस चैप्टर में हम लोग एब्सोल्यूट स्केल में मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट स्केल मतलब कि टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है यार, इसमें आप देखिए यहाँ पे जो कंटेनर है, इसमें आपको देख रहा होगा कि मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स हम कंसीडर करेंगे, एंड दिस मॉलिक्यूल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। रैंडम मोशन के दौरान मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं तब तक जब तक कि वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में या किसी वॉल के साथ में कोलाइड नहीं होते। कोलिजन के बाद में उनकी डायरेक्शन, वेलोसिटी बदल जाएगी, बट बिफोर कोलिजन वो स्ट्रेट लाइन में और कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। These are some collisions, collision 1, 2, 3, और ये ऐसे इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल अपना ट्रैवल कर रहा है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम फ्री पाथ कहते हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ठीक है, ये पोजीशन A से लेकर के B तक के, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये पोजीशन A से लेकर के B तक जो भी पाथ हुआ ये फ्री पाथ है। अगेन B से लेकर के C तक फ्री पाथ होगा, C से लेकर D तक फ्री पाथ होगा। तो बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज फ्री पाथ। इसको क्या बोलेंगे बच्चा? फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ क्या होता है? तो मीन फ्री पाथ क्या होता है? इन सभी फ्री पाथ का एवरेज क्या होता है?
एवरेज। तो बेसिकली एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज द मीन फ्री पाथ। देखिए दैट इसको लैम्बडा से डिनोट करेंगे एंड सभी लैम्बडा के एडिशन डिवाइड बाय कितने कोलिजन हुए अगर इससे डिनोट करेंगे आप लोग तो मीन फ्री पाथ आपको मिल जाएगा। आई थिंक आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज सुनाई दे रही होंगी, अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अभी तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ वीडियो को, ये कंसिडर करके कि आपको आवाज सुनाई दी जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा ही रिवीजन है, मैं शॉर्ट कर दूंगा इसको ये कंप्लीट होने के बाद में, फिर बाकी का वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट मतलब बाकी का जो रिवीजन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। गॉट इट। देन चैप्टर में आप जाते हो तो आपने मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी चाहिए था। क्या चाहिए था यहाँ पे? ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है। अरे क्लियर है क्या? ये मैंने बार सी स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, पर ऐसा नहीं चाहिए, ये सी आरएमएस चाहिए था। गेटिंग और नॉट? यस। तो देखिए द एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज, मैं कह रहा हूं कि जो भी गैस का मॉलिक्यूल्स है वो ट्रैवल कर रहा है, मान लो चल रहा है, उसकी वेलोसिटी है c1, फिर कोलिजन हुआ, वेलोसिटी बदल गई, हो गई c2, फिर ट्रैवल कर रहा है, फिर से कोलिजन हुआ, c3 वेलोसिटी। तो व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज मेकिंग अ रैंडम मोशन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन, इट्स वेलोसिटी इज डिफरेंट, एंड जब आप सभी वेलोसिटीज का एवरेज निकालोगे तो आपको उस मॉलिक्यूल की क्या मिल जाएगी? एवरेज वैल्यू। इसी को हम कुछ अलग तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल की आपकी वेलोसिटी होगी, सभी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो उसको मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। मीन स्क्वायर क्या है? हर मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर कीजिए, हर मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे तो उसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को अगर रूट में डाल देंगे तो उसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। ये आप सब चीजें पढ़ चुके हो, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है, ठीक है। और ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ना आपको इस प्रेशर का जो बड़ा फार्मूला था ना, बड़ा डेरिवेशन आपने पढ़ा था, इस फार्मूला में जो वेलोसिटी होती है c, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो प्रेशर का बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला p इज इक्वल टू 1/3 रो c स्क्वायर, c आरएमएस स्क्वायर बेसिकली, ये आपने पढ़ा था। यहां से आपको c आरएमएस की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल जाएगी कि c आरएमएस इज इक्वल टू √3pv/m, ऐसे मिलेगी। कैसे मिली तो ये स्टेप्स आप पढ़ सकते हो, देखिए सिंपल है। c आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 इधर चला जाएगा, रो डिवाइड में आएगा, 3p/रो, ये स्क्वायर है, इधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, 3p/रो, रो को हम लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, यूज करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। देन जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत ही बड़ा डेरिवेशन आपने पढ़ा था, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ये आपको एक कंटेनर दिख रहा है और इस कंटेनर के अंदर गैस है, ठीक है। लेकिन उस गैस का स्टडी करने के लिए हम खाली एक सिंगल मॉलिक्यूल को फोकस करते हैं और सिंगल मॉलिक्यूल को सॉल्व करते करते हुए फिर पूरे गैस के लिए सारे हमारे जो लॉज है वो अप्लाई कर देते हैं। तो फाइनली आपने क्या किया था? एक सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर किया था, उसका इनिशियल मोमेंटम निकाला था, वो जाके इस फेस को टकराता है, देन वापस आता है तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, तो उसका फाइनल मोमेंटम होगा। फिर आपने चेंज इन मोमेंटम निकाला था, फिर आपने चेंज इन मोमेंटम से रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाला था, तो आपको फोर्स मिला था एक मॉलिक्यूल ने जो एक्सर्ट किया है फेस एस पे। ऐसे मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल है, सबके फोर्स की मैंने एडिशन की तो मुझे नेट फोर्स मिला इसके ऊपर लगने वाला। फिर इसका जो एरिया है उस एरिया से डिवाइड कर दिया तो मुझे प्रेशर मिल गया। तो इस तरीके से मुझे P इज इक्वल टू 1/3 रो सी आरएमएस का स्क्वायर, ये डेरिवेशन मिला था, याद है? राइट, ओके। मेयर्स रिलेशन देखिए, मेयर्स रिलेशन जो है वो है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इसको याद कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स में भी दिया है, आपके क्वेश्चन बैंक में भी आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रोबेबली आज सैटरडे है, कल संडे है, कल आपको इस चैप्टर की रिवीजन मिल जाएगी, ठीक है। एक जूम पे भी मेरी रिवीजन है, जो लोग मुझे देख रहे हैं जूम पे संडे को 4 बजे, ठीक है। मतलब प्रोबेबली आप जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो वो भी रिवीजन आप कर सकते हो। वो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ही एक्चुअली चैप्टर फॉरवर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को, तो वहीं पे आप पढ़ लीजिएगा। मेयर्स रिलेशन Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है। इसमें Cp क्या होता है, Cv क्या होता है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। Cp इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। एक्चुअली जो आज शिव जयंती है ना, तो उसके वजह से थोड़ा डीजे वगैरह बज रहा है पीछे, तो उसका बैकग्राउंड में आपको आवाज आ रही होंगी। तो हम अभी ये रिवाइज करने के बाद में आगे का बाद में रिकॉर्ड करता हूँ मैं, वो खत्म होने के बाद में, बट तब तक के लिए आप कंटिन्यू कर ले, क्योंकि ये अभी बीच में नहीं रोकने को बोलता, ठीक है। जल्दी खत्म कर देते हैं। तो इसमें Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये थ्योरी के टाइम पे आपने पढ़ा होगा, डिटेल में नहीं पढ़ा है तो जो नोट्स मैंने दिए उस नोट्स में डिटेल में इसका दिया हुआ है, ठीक है। Cp को हम m0sp और Cv को हम m0sv ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसमें m0 क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस, और sv और sp क्या है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स है वो,
ठीक है, तो यही इक्वेशन आपका ऐसे फॉर्म में बन जाएगा। इसको डिवाइड बाय जे करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपको ऐसा सिस्टम में ना देते हुए सीधे सिस्टम में सीपी और सीवी की वैल्यू रहेंगी, तब आपको मैकेनिकल इक्विवेलेंट जे डिवाइड में डालना होता है। तो आपका इसका आंसर आपको मिल जाएगा नोट्स में, अदरवाइज जो क्वेश्चन आंसर की रिवीजन है उसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्लीज वो देख लीजिएगा। बट मेयर्स रिलेशन आपने पढ़ा था, याद है ना आपको? यस, बढ़िया। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। देन आप रेडिएशन में एंट्री करते हो, जो कि सेकंड पार्ट है चैप्टर का। और रेडिएशन में आपने सबसे पहले क्या किया? रेडिएशन इज व्हाट? बेसिकली व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट मीडियम, उसको हम कहेंगे रेडिएशन। हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने के हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपने कंडक्शन के बारे में सुना होगा, कन्वेक्शन के बारे में सुना है, रेडिएशन के बारे में सुना है, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, दीज आर द थ्री वेज टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। बट कंडक्शन, कन्वेंशन हम सॉलिड और लिक्विड के केस में देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं रेडिएशन। रेडिएशन बेसिकली क्या है कि हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी, तो वो वाला सीन आपने पढ़ा था। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम आपको दिख रही है, इसमें ये इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हुई है किसी मटेरियल के सरफेस पे, तो क्या होता है, तीन चीजें वहां पे होती है। उसमें की कुछ क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी उस पे इंसिडेंट हुई, उसमें की कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, कुछ वो मटेरियल एब्जॉर्ब करता है और कुछ क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, राइट। तो इसलिए जितनी हीट इंसिडेंट हुई ये तीन पार्ट में बढ़ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, QA प्लस QR प्लस QT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, राइट। अब अगर आप इसको क्या करोगे, हमको पता है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे Q से, तो Q से डिवाइड करने से पहले मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि हमने पहले ये तीनों को डिफाइन किया था, जिसमें का A, R और T क्या क्या है। तो A का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की गई डिवाइड बाय कितनी अमाउंट ऑफ हीट आई थी, जितनी आई थी उसमें से कितनी एब्जॉर्ब की गई, उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे 30 मार्क का पेपर था और आपको उसमें से 25 मार्क्स मिले, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से कितने मार्क्स, कितना अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हुआ और उसमें से कितना एब्जॉर्ब किया गया, इसको बोलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वर्डिंग आप देख लीजिएगा नोट्स में से। बाकी रिफ्लेक्शन के लिए वही है, कितना रिफ्लेक्ट हुआ डिवाइड बाय कितना इंसिडेंट हुआ था, और ट्रांसमिशन के लिए कितना ट्रांसमिट हुआ डिवाइड बाय कितना इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। सो इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रांसमिशन का, इस इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में Q से, तो Q बाय Q 1 हो जाएगा और इधर सबके नीचे Q चला जाएगा, तो QA अपॉन Q, QR अपॉन Q, QT अपॉन Q मिलेगा, जो कि A प्लस R प्लस T इक्वल्स टू 1 के बराबर आपका हो जाएगा। तो ये रिलेशन है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के बीच में। ये आपको न्यूमेरिकल्स के लिए काम में आ सकता है, वन सेंटेंस वाले या जो भी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये रेडिएशन के शुरू में हमने पढ़ा था। देन परफेक्टली ब्लैक बॉडी, बॉडी यहाँ पे इंक्लूड थी। ब्लैक बॉडी वो होती है कि जो बॉडी कुछ भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं करती, कुछ भी रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं करती, सारे के सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है। सो द बॉडी व्हिच एब्जॉर्ब ऑल द हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। प्लैटिनम ब्लैक या फिर लैम्प ब्लैक आर कंसिडर्ड एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ओके, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। वैसे तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, बट हम लैम्प ब्लैक को या प्लैटिनम ब्लैक को परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसिडर करते हैं। फेरी नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने परफेक्टली ब्लैक बॉडी, आर्टिफिशियल परफेक्टली ब्लैक बॉडी उसने बनाई थी, जिसका कंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसको भी आपने पढ़ा है। इसमें क्या होता है, एक डबल वॉल्ड हॉलो स्फीयर होता है एंड इसका जो इनर सरफेस होता है उसके अंदर हम लैम्प ब्लैक से कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। अभी डायग्राम में तो आपको अलग ही कलर दिख रहा है, बट ठीक है, लैम्प ब्लैक से कोट कर लेते हैं एंड आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश कर देते हैं। मतलब कि अगर रेडिएशन इस ऊपर वाले बाहर वाले सरफेस पे गिरेंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बट इस होलोस्फीयर को हमने क्या किया, एक छोटा सा होल किया है, जिस होल में से रेडिएशन अंदर जाएंगे। तो अंदर जाने के बाद जब भी रेडिएशन लैम्प ब्लैक के ऊपर इंसिडेंट होगा, तो लैम्प ब्लैक का जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो है 0.96। मतलब जितना भी एनर्जी वहां पे आएगा 96% एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब रिमेनिंग हो जाएगी रिफ्लेक्ट। जब वो दूसरी बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो उसमें की 96% एब्जॉर्ब होगा। ऐसे करते करते सारी एनर्जी स्फीयर के अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, इसलिए हम स्फीयर को परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। यहाँ पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन दिया है टू अवॉइड द नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ द हीट रेडिएशन। क्यों? When the heat radiation will incident straight forward on this part of the sphere, then it will get reflected black along the same line, ठीक है। और हम ऐसा नहीं चाहते, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो रेडिएशन तो बाहर निकल जाएंगे। We want that radiation completely get absorbed inside the body,
For that purpose, we provide a conical position to avoid the normal incidence of the heat radiation, right? तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे बॉडी है और ये वर्क कैसे करती है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये आपको बताने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी है क्या, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है और ये किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। देन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, इस पर भी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम फॉर द परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए स्पेक्ट्रम आएगा रेडिएशन का। इसका कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी बॉडी अगर आप लेंगे, इवन ब्लैक बॉडी लेंगे, तो अगर वो ब्लैडी हीट रेडिएट कर रही है तो दिस बॉडी विल रेडिएट हीट इन द फॉर्म ऑफ ऑल वेवलेंथ, सभी तरह की लैम्बडा। जब भी किसी बॉडी से रेडिएशन निकलता है तो बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके पास वेवलेंथ है, बट हमको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही वेवलेंथ वहां उस बॉडी में से बाहर निकलती होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ आर प्रेजेंट व्हेन द ब्लैक बॉडी रेडिएट्स द हीट एनर्जी, ओके, उससे बाहर निकलती है तो। बट इतने सारे डिफरेंट वेवलेंथ में एक वेवलेंथ होती है जो ज्यादा क्वांटिटी में हीट को बाहर फेंक रही होती है। जैसे ये मान लो लैम्बडा 1 है, ये लैम्बडा 4 है, ये लैम्बडा 3 है, लैम्बडा 3 है, ये भी लैम्बडा 3 है, ये लैम्बडा 2 है, ये लैम्बडा 3 है। तो यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप की वेवलेंथ ये बॉडी हीट रेडिएट कर रही है, बट ज्यादा कौन सी है, लैम्बडा 3। तो लैम्बडा 3 इस केस में हो गई मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ। क्या हो गई, मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ, ठीक है। तो आपको ना एक ग्राफ बनाना पड़ता है कि यार जब भी कोई हीट रेडिएट कर रही है कोई बॉडी, है ना, वो बॉडी के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो हीट रेडिएट कर रही है तो वो एनर्जी रेडिएट कर रही है, तो वो रेडिएंट पावर मतलब कि एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, उसको हम पावर बोलेंगे। तो रेडिएंट पावर या एनर्जी भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ, ठीक है। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट हो रही है अकॉर्डिंग विद द वेवलेंथ, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये डायग्राम निकालोगे, ग्राफ निकालोगे, इस ग्राफ को हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसमें किसी भी कर्व के नीचे जितना एरिया होगा उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट की जा रही है। बट यार आप ध्यान दीजिएगा, हर एक ग्राफ के लिए 4 डिफरेंट टेम्परेचर के लिए ग्राफ मैंने बताया, 3000 केल्विन, 4000 केल्विन, 5000 केल्विन एंड 5500 केल्विन के लिए। तो जैसे मैं देखिए 3000 केल्विन के ऊपर मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ की वैल्यू ये यहाँ पे मैच हो रही है 1000 नैनोमीटर के आसपास। जब मैंने टेम्परेचर 4000 किया तो मेरी जो मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ की वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो गई, मतलब यहाँ पे आ गई 750 के आसपास आ गई। मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया तो मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ और कम हो गई, 500 के आसपास आ गई। जब मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया 550 किया तो मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ 500 के आसपास आ गई नैनोमीटर में। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ की वैल्यू है वो डिक्रीज होती रह रही है जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। और इसलिए बोलते बेटा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन भी मेरे नोट्स में दिया हुआ है और मैं क्वेश्चन आंसर में भी इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो बॉडी इमिट्स रेडिएशन ऑफ द ऑल पॉसिबल वेवलेंथ हमको पता है, और इसकी जो मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, गॉट इट, यस। तो ये हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में पढ़े थे। देन इमिसिव पावर, यार इमिसिव पावर और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन आपने पढ़ा था, ठीक है। ये जो वीडियो है ना ये कंप्लीट रिवीजन नहीं है, ये बस आपको चैप्टर में आपने क्या क्या देखा था उसकी रिवीजन है, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर को भी रिवाइज करने वाले हैं, जो कि दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, ठीक है। उसके आंसर भी मिल जाएगा और फिजिक्स सोसाइटी पे उसके सॉल्यूशन मतलब फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। इमिसिव पावर और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, ये दो टर्म पढ़ी थी आपने। इमिसिव पावर को हम डिनोट करते हैं ईबी से और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। तो यार कोई बॉडी जो हीट रेडिएट करती है, क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट बाय दैट बॉडी, ये प्रोपोर्शनल होगी उसका एरिया कितना। अगर बड़ी बॉडी है तो ज्यादा हीट रेडिएट होगी, छोटी बॉडी हो तो कम हीट रेडिएट होगी। देन कितने देर तक वो हीट रेडिएट कर रही है उस पर भी तो निर्भर करेंगी। तो दैट अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, दैट क्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए इनटू टी। यार कह सकते नहीं कह सकते, यार कह सकते हैं, ठीक है। तो 80 को डिवाइड में लेकर जाओ तो Q अपॉन 80 इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम नाम दिया इमिसिव पावर। व्हाट इज दैट इमिसिव पावर? इमिसिव पावर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। और अगर कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिव पावर हो जाएगी EB। EB इज द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, गेटिंग और नॉट? यस, बड़ा सिंपल। E मतलब ऑर्डिनरी बॉडी के लिए और EB मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। देन जैसे आपने कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन को देखा था, ठीक है। उसी तरीके से एक टर्म आती है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, बट ये QE अपॉन Q नहीं है,
राइट। ये क्या है, ये तो दो इमिसिव पावर को हम कंपेयर कर रहे हैं। इमिसिव पावर, जिस बॉडी के लिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन चाहिए उस बॉडी की इमिसिव पावर डिवाइड बाय इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इन दोनों का रेशियो। सो द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली बॉडी इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ दैट ऑर्डिनरी बॉडी, राइट। ब्लैक बॉडी अगर बात करेंगे तो ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर ही ब्लैक बॉडी के साथ कंपेयर करनी पड़ेगी, तो ये भी बाय ये भी आपको 1 मिल जाएगा। तो आपको पता है कि ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्शन की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी 1 आता है और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन भी क्या होता है, 1 होता है। गेटिंग और नॉट? यस, ये पढ़ा था। देन किरचॉफ लॉ आपने स्टडी किया था और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टडी किया था, ठीक है। इस किरचॉफ लॉ का थ्योरेटिकल प्रूफ भी आपको प्रिपेयर करके जाना है, नोट्स में दिया हुआ है आगे, ठीक है गाइस। इसका जो अगला पार्ट है, ठीक है, अभी साउंड बढ़ते जा रहा है तो ये साउंड की वजह से शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देख लेना किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन एट गिवन टेम्परेचर। तो देखिए किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन क्या कहता है कि किसी गिवन टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है दैट विल बी इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, ए इज इक्वल्स टू ई, दिस इज कॉल्ड एज किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। और ये प्रूव भी होता है, थ्योरेटिकली प्रूव किया है, ये प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया गया है, तो थ्योरेटिकल प्रूफ इसका आपको प्रिपेयर करके जाना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इसको स्टीफन लॉ से जान जाता है। ये कहता है EB इज प्रोपोर्शनल टू T raised to the power 4। इसका मतलब है द इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। या आप EB को लिख सकते हो Q/80, द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। दिस इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये सारा डिटेल स्टडी आपने किया था अगर आपको याद है तो, राइट। तो ये हुआ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन की शॉर्ट में जर्नी। आई होप कि आपको याद आया होगा, इतना आपने पढ़ा था, ठीक है। अभी चैप्टर के अंदर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो ही क्वेश्चन आंसर दिए है उसका वीडियो इस वीडियो के बाद में आएगा, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिए और आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।